फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। संयोग की बात है कि आज संविधान दिवस है और अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बयान दिया और आज सुबह प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया। और ये दोनों बयान इस मायने में महत्वपूर्ण हैं कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नोएडा में 25 नवंबर को कोई प्रोग्राम था। 25 नवंबर 2021 को कोई प्रोग्राम था पुस्तक विमोचन का। उस प्रोग्राम में जो आरएसएस प्रमुख ने जो कहा वो बहुत ही चिंता की चीज है। उसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए और कैजुअली इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह संविधान दिवस के 2 दिन पहले कहा गया बयान है। वह बयान एक ऐसे समय दिया गया है जो कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं। मोहन भागवत ने कितना इतिहास पढ़ा है, कितना इतिहास नहीं पढ़ा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक बड़े संगठन के सरसंघ चालक है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के। किसकी बात मानी जाए? नरेंद्र मोदी संविधान के रक्षक की भूमिका अदा करने की बजाय दूसरी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। सरसंघ चालक एक नई बात कह रहे हैं जो कि लंबे समय से कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि पहली बार कह रहे हैं। वो उन्होंने जो बात कही है वो भारत के संविधान से मेल नहीं खाती। भारत का संविधान अखंड भारत की संकल्पना पर निर्मित नहीं है। भारत का संविधान बनाते समय संविधान सभा की बहस के दौरान विभिन्न वर्ग के लोगों ने, विभिन्न जातियों के लोगों ने, विभिन्न समुदायों के लोगों ने, विभिन्न दलों के लोगों ने, स्वाधीनता सेनानियों ने और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे उन लोगों ने, आज भारत में समस्या अखंड भारत की नहीं है। आज भारत में समस्या यह है कि जो संविधान है, संविधान ने संप्रभु भारत की संकल्पना या कॉन्सेप्ट हमको दिया है। आरएसएस प्रमुख तो पूरा का पूरा संविधान में जो उल्लिखित कॉन्सेप्ट है उसी को बदल देना चाहते हैं। और जैसी कि इन दिनों एक भेड़ चाल चल निकली है कि सरसंघ चालक ने जो बात कह दी वो बात अब फिर नीचे चलने लगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लग जाती है और गधों की पूरी फौज उसका प्रचार करने में लग जाती है। राष्ट्र एकीकृत रहे, न कि अखंड भारत। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट त्याग करके ही एक संप्रभु भारत के कॉन्सेप्ट के आधार पर भारत के संविधान को कंसीव किया गया और बनाया गया। नरेंद्र मोदी से और उनके अनुयायियों से, आरएसएस के प्रमुख से और उनके अनुयायियों से सवाल किया जाना चाहिए, उन्हें संप्रभु भारत चाहिए या अखंड भारत चाहिए? अखंड भारत संभव नहीं है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट एक फेक कॉन्सेप्ट है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में या संप्रभु भारत के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे बाधक कॉन्सेप्ट है। आप कल्पना करिए कि आपको अशोक के जमाने का भारत, आप कल्पना कीजिए कि अशोक के पहले का भारत। इस तरह की बेवकूफियों का मतलब क्या है? आधुनिक काल में जब भारत
ने जन्म लिया, तो उसके ऐतिहासिक कारण थे, उनके डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में अखंड भारत के कॉन्सेप्ट की परिकल्पना को त्याग करके संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना को स्थापित किया गया। तो सवाल यह है कि भारत को आप अखंड भारत के तौर पर देखें या संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के तौर पर देखें। अखंड भारत के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता पर और लोकतंत्र पर लगातार आरएसएस के लोग और दूसरे संगठन, यहां तक कि उनके द्वारा संचालित सरकारें खुलेआम हमले कर रही हैं। हमारे संविधान में जो मूलभूत मौलिक अधिकार, मानवाधिकार जो सुरक्षित किए गए, संरक्षित किए गए, उन पर खुले हमले हो रहे हैं और ऊपर से बिगुल बजाया जा रहा है अखंड भारत का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट एक फेक कॉन्सेप्ट है, अप्रासंगिक कॉन्सेप्ट है। भारत के लिए कौन सी चीज जरूरी है आज? भारत के लिए लोकतंत्र जरूरी है और धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, अखंड भारत जरूरी नहीं है। अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को मानने का मतलब है बैक टू पेवेलियन, पीछे की ओर जाओ, बैक टू 47 के पहले। हिंदुस्तान को 70 साल पीछे ले जाना संभव नहीं है, हिस्टोरिकली संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सारे दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, आप महान से महान कार्य कर लीजिए, लेकिन आप 47 के पहले की स्थिति में नहीं लौट सकते। तो आज की डेट में जो लोग अखंड भारत का नारा देते हैं, वो बेसिकली विभाजनकारी नारे के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। वो भी संविधान दिवस के 2 दिन पहले यह बयान दिया जाता है अखंड भारत चाहिए। क्यों? उन्होंने जो बयान दिया है, पहले मैं उसे बताता हूं आपको। उन्होंने कहा है, ये मेरा अपना बनाया बयान नहीं है, ये दैनिक भास्कर अखबार में जो छापा है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं कल के दैनिक भास्कर अखबार में आप पढ़ सकते हैं उसे। संघ प्रमुख ने कहा कि विभाजन कोई समाधान नहीं था, न तो भारत खुश है, न ही इस्लाम के नाम पर इसकी मांग करने वाले खुश हैं। अनकोट। सरसंघ चालक से पूछा जाना चाहिए कि संप्रभु भारत से भारत की जनता खुश है कि नहीं है। पिछले 70 साल से लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया है। पहले जनसंघ के नाम पर हिस्सा लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हिस्सा लिया, और उन्होंने ये सौगंध खाई है कि संविधान के अनुसार काम करेंगे और संविधान को मानेंगे। आरएसएस के जो लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वे संविधान से संचालित हैं, वे अखंड भारत से संचालित नहीं हैं। अखंड भारत का कोई संविधान नहीं होता था, अंग्रेजों का शासन था। अखंड भारत में लौटने का मतलब है अंग्रेजों के शासन के जमाने की दुर्दशा में लौटना। एक और चीज जो जरूरी चीज वो ये कि लोकतंत्र में काम करते समय हमारी नजर वर्तमान पर होती है, अतीत पर नहीं। लेकिन ये आरएसएस के जो लोग हैं, ये हमेशा अतीत की तरफ देखते हैं, पीछे की ओर देखते हैं, जाना चाहते हैं आगे। अरे पीछे की ओर देखोगे और आगे की तरफ कदम जाएंगे तो ठोकर लगेगी, सर फूटेगा, जनता का नुकसान होगा, और यही हो रहा है। लोकतंत्र के विकास के लिए आगे की तरफ देखना बेहद जरूरी है, लेकिन आरएसएस की मुसीबत यह है कि वो आगे की तरफ नहीं देखना चाहते, वो पीछे की तरफ देखना चाहते हैं। आप किसी भी आरएसएस के नेता से, कार्यकर्ता से, बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए, क्या आप पीछे की तरफ देखकर सड़क पर चल सकते हो? लोकतंत्र वर्तमान की तरफ नजर रखने की डिमांड करता है। लोकतंत्र को बचाना है तो वर्तमान पर नजर रखो, अतीत पर नहीं।
उन्होंने एक और बात कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। मातृभूमि विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। यह दर्द तब खत्म होगा जब विभाजन निरस्त होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, विभाजन को आप अब एक ऐतिहासिक रियलिटी के तौर पर, यथार्थ के तौर पर स्वीकार कर लीजिए। भारत की संसद और भारत का संविधान इसे स्वीकार कर चुका है। जनता को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। भारत का विभाजन भारत की संसद ने इंडोर्स किया है, भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इंडोर्स किया है, और भारत के विभाजन के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार में जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। हां, एक चीज जरूर हुई थी, आरएसएस ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया था। उस समय संविधान के प्रति नतमस्तक नहीं हुए थे। अब उन्होंने चोर दरवाजे निकाले हैं। ये अखंड भारत, भारत के संविधान को विकृत करने का, पंगु बनाने का चोर दरवाजा है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। भारत में एक ही कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जिस पर भारत संचालित है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। परसों अपने भाषण में उन्होंने एक और बात कही थी, बहुत मजेदार। उससे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स समझ में आती है। उससे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स समझ में आती है, आरएसएस की भी पॉलिटिक्स समझ में आती है। उन्होंने कहा, अत्याचार को रोकने के लिए बल के साथ सत्य आवश्यक है। उनसे पूछा जाना चाहिए, अत्याचार कहां हो रहे हैं? कौन कर रहा है अत्याचार? क्या मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं? क्या हिंदू अत्याचार कर रहे हैं? कौन अत्याचार कर रहा है? अत्याचार मोदी की सरकार कर रही है। तो मोदी की सरकार के खिलाफ तो आरएसएस के प्रमुख ने एक शब्द कभी नहीं बोला। और एक अन्य चीज, बल के साथ सत्य आवश्यक है। बल और सत्य एक दूसरे के विरोधी हैं। सत्य सबसे शक्तिशाली है, उसमें बल इनबिल्ट है, अंतर्निहित है। तो आरएसएस को अत्याचार करने के लिए बल भी चाहिए और झूठ बोलने के लिए ये अखंड भारत का सत्य भी चाहिए। अब दिक्कत कहां है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम रखने की जरूरत महसूस की गई? दिक्कत यह है कि ये जो आरएसएस के लोग हैं और जो उनके अनुयायी हैं, जो कि सरकार चला रहे हैं केंद्र से लेके विभिन्न राज्यों में, वो असल में भारत को क्या चाहिए? भारत को लोकतंत्र चाहिए, आरएसएस को हिंदुत्व चाहिए। लड़ाई इस बात की है। भारत लोकतंत्र को विकसित करके आगे जाएगा या भारत हिंदुत्व को विकसित करके आगे जाएगा? भारत में लोग हिंदुत्व पर जितना जोर देंगे, लोकतंत्र उतना ही कमजोर होगा। नरेंद्र मोदी जो आज बोल रहे थे, वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने 7 साल के शासन में जितने लोकतांत्रिक हमले किए हैं, पिछले 70 साल के शासन में कभी किसी सरकार ने इतने हमले नहीं किए। कैसे कोई उनके साथ कोऑपरेट कर सकता है? वो लोकतांत्रिक क्रांति नहीं चाहते। आरएसएस के लोग लोकतांत्रिक क्रांति नहीं चाहते। लोकतंत्र विकसित हो, लोकतांत्रिक चेतना की तरफ लोग जाएं, लोग नागरिक की तरह सोचें, लोग नागरिक की पहचान धारण करें। वो तो कहते हैं हिंदू बनो,
वो ये नहीं कहते नागरिक बनो। तो आरएसएस की चिंता है कि देश में हिंदुत्व क्रांति होनी चाहिए, और ये हिंदुत्व क्रांति को वे एक धर्म क्रांति के तौर पर प्रोपेगेट करते रहे हैं। आप जितनी हिंदुत्व की बात करेंगे और जितनी धर्म की क्रांति की बात करेंगे, वो चाहे राम के नाम पर हो, चाहे वो परशुराम के नाम पर हो, चाहे वो जिसके नाम पर हो, उससे लोकतंत्र क्षतिग्रस्त होगा। और एक और चीज की है, नागरिकों के समुदाय होते थे, नागरिकों की चेतना होती थी, नागरिकों की अपनी मांगें होती थी। आपने नागरिकों के समाज को भीड़ के समाज में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि सबसे खतरनाक काम किया है। अब हिंदुस्तान में नागरिक कम रहते हैं, भीड़ ज्यादा रहती है। आरएसएस के लोग अपने को भीड़ कहलवाना और हिंदू कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं नागरिक की बजाय। भारत का गौरव हिंदू कहने से बढ़ने वाला नहीं है। भारत का गौरव बढ़ता है जब कोई रहता है यहां, वो अपने को नागरिक कहे और नागरिक की चेतना में रहे, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आधुनिक राष्ट्र की अगर संविधान को आप पढ़ें, संविधान हमारे यहां नागरिक की आधुनिकतम पहचान हमें देता है। धर्म की पहचान हमारी पुरानी पहचान थी, नागरिक की पहचान हमारी नई पहचान है, और नागरिक की पहचान के आधार पर ही नया राष्ट्र बन सकता है, धर्म की पहचान के आधार पर नहीं बन सकता। तो जरूरत किस बात की है कि जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों के पास में धर्म की, जाति की जो पहचान है और चेतना है, आइडेंटिटी है, उनको विकसित करके नागरिक चेतना में रूपांतरित किया जाए। जो पुराने रूढ़िबद्ध संस्कारों में बंधा हुआ समाज है, उस समाज को बजाय धर्म की ओर ठेलने के, उसे नागरिक अधिकारों की चेतना की तरफ ठेला जाना चाहिए। तो जब आप हिंदुत्व की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और धार्मिक क्रांति की बात करेंगे, तो आप धार्मिक तत्ववाद का प्रचार करेंगे। हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि आरएसएस प्रचारित करता है, उस कॉन्सेप्ट का गांधी से और पुराने जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लोग हैं उनके कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। इवन उनके हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट का विवेकानंद से भी कोई लेना देना नहीं है। बल्कि हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट धार्मिक तत्ववाद का कॉन्सेप्ट है। और यह कहना ज्यादा सही होगा कि हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह से लोकतंत्र का या हिंदू जो ट्रेडिशनल जो दर्शन है, हिंदू जो धर्म है, उसका वो विलोम तैयार करता है। एक अन्य आखिरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, आरएसएस के और बीजेपी के लोगों के जितने भी इतिहास को लेके, परंपरा को लेके, भारत विभाजन को लेके जो तर्क हैं, वे सब अनुमान पर आधारित हैं और कल्पना पर आधारित हैं। और अनुमान और कल्पना पर आधारित होने के कारण उन लोगों ने किया यह है कि इन तर्कों का खूब प्रचार किया है जो अनुमान और कल्पना पर आधारित है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने एक साझा शत्रु बना लिया है। आप सब लोग जानते हैं उनके साझा शत्रु कौन है। उनके साझा शत्रु वे सब लोग हैं जो कि सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। उनके साझा शत्रु वे लोग हैं जिन्हें हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। तो वे लगातार, या एक बड़ी शब्दावली में कहें, उनका साझा शत्रु उदारतावाद है। यही वजह है कि वे लोकतंत्र को नहीं मानते, वे धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। वे लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, के विरोध के आधार पर अपने विरोधियों को, जो लोकतंत्र का विरोध करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते हैं, ऐसे संगठनों को वो ज्यादा एकजुट करते हैं। और इसके लिए वो करते ही है, लोकतंत्र की कमजोरियों को वे हाईलाइट करते हैं, डेमोक्रेसी की कमजोरियां।
क्या क्या है, डेमोक्रेसी की बीमारियां क्या क्या है। डेमोक्रेसी की बीमारियों को और कमजोरियों को हाईलाइट करके वे ये कहते हैं कि इनका समाधान हम दे रहे हैं। वेटनरी डॉक्टर हैं वो मोहन भागवत, वो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि हम वो वेटनरी कॉन्सेप्ट वो जो दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट। भारत का संविधान हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, भारत का संविधान अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। और लोकतंत्र की जो बीमारियां हैं या जो कमजोरियां हैं, उनका समाधान लोकतांत्रिक तरीके से ही संभव है, अलोकतांत्रिक तरीके से संभव नहीं है। उसके लिए आपको बेहतर लोकतांत्रिक विकल्पों की खोज करनी होगी, न कि हम पीछे की ओर लौटें। ये जो पीछे की ओर लौटने की जो बीमारी है, जो कि बड़े पैमाने पर आरएसएस ने फैलाई हुई है, यह बीमारी बहुत खतरनाक है। एक अन्य चीज, पुरानी जितनी भी किताबें हैं, पुरानी जितनी भी मान्यताएं हैं, उनके बारे में वे लगातार गलत व्याख्याएं, कुव्याख्याएं प्रचारित और प्रसारित करते रहते हैं। और उन कुव्याख्याओं के जरिए वे लोकतंत्र की बीमारियों के समाधान खोजने की बात करते हैं। मसलन अगर मुझे साइंस चाहिए, मुझे अंतरिक्ष में विकास करना है, मुझे विज्ञान की नई खोज करनी है, तो वे कहां जाएंगे लौट के? वे जाएंगे कि अतीत में, एंशिएंट पीरियड में, वैदिक पीरियड में विज्ञान था। अगर एंशिएंट पीरियड में विज्ञान होता तो फिर नेचुरल साइंस को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पुरानी किताबों की, पुराने लोगों की बजाय इसके कि हिस्टोरिकल व्याख्या की जाए, ट्रेडिशनल व्याख्या की जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण से सहमत हो, आप जरूरी नहीं है मॉडर्निस्टों के दृष्टिकोण से सहमत हो, लेकिन आप उनकी कुव्याख्याएं क्यों करेंगे? पुरानी किताबों की कुव्याख्याओं, पुराने लोगों के विचारों की कुव्याख्याओं को पेश करके वे लोकतंत्र के समाधान खोजने की बात कर रहे हैं। जाहिर है लोकतंत्र में बहुत बीमारियां हैं, लोकतंत्र में बहुत क्राइसिस है, मोरल क्राइसिस है, कल्चरल क्राइसिस है, लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होता और लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, तो इतने संविधान संशोधन क्यों करने पड़ते? क्योंकि लोकतंत्र एक विकासशील नई व्यवस्था है। तो जब भी कोई नई दिक्कत आती है, नई बुराई आती है, तो लोकतंत्र में लोग उसके मिलजुल के, संसद उसका मिलजुल के समाधान खोजती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लोकतंत्र की किसी भी बीमारी को सामूहिक चर्चा के जरिए समाधान खोजने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास तो एक कुव्याख्या पहले से अवेलेबल है। किस पर विश्वास करें? कुव्याख्याओं पर विश्वास करें या सही सटीक जो व्याख्याएं हैं, जो कि व्यवहार में खरी उतरती हैं, उन पर विश्वास करें? अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कुव्याख्याओं के आधार पर निर्मित कॉन्सेप्ट है। आज जरूरत है देश में विभिन्न जो नेशनलिटीज हैं, विभिन्न जो राज्य हैं, विभिन्न जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो जनता, उनके बीच में एकीकरण की, उनके बीच में जो दरारें विभिन्न तरीकों से पैदा की गई हैं, उन दरारों को भरने की। तो आप दरार तो भरते नहीं हैं। और कहते क्या है? कहते ये हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, हिंदू धर्म को संकट से निकालना है तो हिंदू एकजुट हो जाएं, हिंदुओं में एकता का
और हिंदुओं के प्रति आस्था का अभाव है, और यही प्रोपेगेंडा लोगों के जेहन में उतारा गया है। और इसके जरिए वो कहां जाएंगे? बैक टू पेवेलियन। जड़ों से जुड़ो, हिंदुओं की जड़ों से जुड़ो। हिंदुओं की जड़ें कहां हैं? हिंदुओं की जड़ें भारत के संविधान में खोजी जाएंगी या हिंदुओं की जड़ें मनुस्मृति में खोजी जाएंगी? यह सवाल किया जाना चाहिए। हिंदुओं की जड़ें दहेज प्रथा के विनाश पर टिकी हुई है, दहेज प्रथा के प्रसार पर टिकी हुई है। हिंदू परिवार बिखर रहे हैं, हिंदू परिवारों में संकट गहरा है। हिंदू समाज में, भारतीय समाज में पूरे में करप्शन एक कॉमन फिनोमेना बन चुका है। झूठ बोलना एक कॉमन फिनोमेना बन चुका है। तो आरएसएस ने तो पिछले 70 साल में करप्शन के खिलाफ कोई रैली नहीं निकाली, और जो रैली निकाली थी वो फेक साबित हुई। आरएसएस के लोगों ने 2G 3G स्पेक्ट्रम का जितना ढोल पीटा वो सारा का सारा फेक साबित हुआ। और जिस व्यक्ति ने 2G 3G स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे अधिक झूठ बोला, उसने खुलकर माफी मांगी। और जिसने ड्रामा किया, अन्ना हजारे, जिसको मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया, उस अन्ना हजारे के लोकपाल का आज कहीं पता नहीं है। भारत के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत के लिए एक संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर समझने की जरूरत है। भारत कभी अखंड भारत नहीं बन सकता। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट फेक कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए मुसलमानों के खिलाफ में, पाक के खिलाफ में। अरे पाक के खिलाफ में आपको बोलना है, बोलिए ना। आपको विदेश नीति में बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन आप वहां तो बोलते नहीं है। पाकिस्तान से अगर आपको संबंध अच्छे नहीं रखने हैं और पाकिस्तान का विभाजन आपको पसंद नहीं है, तो मेरे दो प्रस्ताव हैं। नरेंद्र मोदी सरकार मान ले, आरएसएस मान ले। पाकिस्तान से सारे आर्थिक संबंध खत्म कर दो और पाकिस्तान में अपना हाई कमीशन बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान को नहीं मानते। करके दिखाएं। अगर वेदना है, विभाजन की वेदना है, ये झूठ बोलना बंद करें। जिन्ना की मजा, अब वो कह रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलने लगे हैं, आपको गन्ना चाहिए, जिन्ना चाहिए। अरे जिन्ना की मजार पर तो माला चढ़ाने के लिए मुलायम सिंह यादव नहीं गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। और नवाज शरीफ के घर बिना बुलाए बिरयानी खाने, शादी में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे। कांग्रेस का कोई पीएम नहीं गया आज तक। कांग्रेस के कभी किसी पीएम ने जाके किसी भी पाकिस्तान के पीएम के यहां शादी अटेंड नहीं की। शर्म आनी चाहिए। आप किसानों को भड़का रहे हैं, गन्ना चाहिए, जिन्ना चाहिए। गन्ना किसानों का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया बकाया है, जो कि पेमेंट नहीं दिया है। किसान आंदोलन नहीं करेंगे, किसान आंदोलन उठा लें अपना, है ना। बीजेपी ने इस बीच में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक चंदा उठाया है 7 साल में। लेकिन किसानों के लिए अभी तक 9,000 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है, जिन्होंने गन्ना उत्पादन करके हमको दिया। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गन्ना चाहिए, जिन्ना चाहिए। भारत के लिए एक संप्रभु राष्ट्र चाहिए, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों ने यह स्थिति पैदा की है कि संप्रभु राष्ट्र की जो परिकल्पना थी उसके लिए खतरे पैदा हो गए। आज स्थिति है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, नए सिरे से गांव बसा दिए। अरुणाचल में गांव बसा दिया है उसने, लेह लद्दाख में जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आप
निगोशिएशन करके खाली नहीं करा पाए। मैं पहले कई बार इस बात पर बोल चुका हूं। जब आपको झूले में बिठाना था चाइना के राष्ट्रपति को, तो आप तो बुलाकर लाए थे, लेकिन आपको भारत की जमीन जब छुड़वानी है तो आप चीन के राष्ट्रपति से मिलने क्यों नहीं गए? चीन के राष्ट्रपति से आपने डायलॉग करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप अच्छी तरह जानते थे कि चाइना से आने वाले माल से भारत के बाजार भरे पड़े हैं। आपने अचानक चाइनीज वस्तुओं पर, उनके आने पर पाबंदी लगा दी। उससे नुकसान किसका हुआ? चाइना का नहीं हुआ। भारत का बाजार कोलैप्स कर गया पूरा का पूरा, क्योंकि आपके यहां तो सामान नहीं बनता। हजारों मॉल बने पिछले दिनों में, लिबरलाइजेशन के दौरान अधिकतर मॉल की दुकानें सामान से खाली पड़ी हैं, बाजार खाली पड़े हैं। तो आपने चाइना की सेवा की भारत को कमजोर करके, चाइना की वस्तुओं पर पाबंदी लगा के आपने चाइना की सेवा की, चाइना को मजबूत किया। चाइना कमजोर नहीं हुआ इससे, यह गलतफहमी है। आप मेड इन इंडिया के नाम पर जो फ्रॉड कर रहे हैं, चाइनीज वस्तुओं का आपने पाबंदी लगा के जो फ्रॉड शुरू किया, उस फ्रॉड से नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान के छोटे छोटे व्यापारियों का, दुकानदारों का। इससे संप्रभु राष्ट्र की आत्मनिर्भरता खत्म होती है। और आज स्थिति है कि आप -7 जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ में हैं। आपको जब सरकार मिली थी तो आपके पास में 7 पॉइंट से ज्यादा की जीडीपी की ग्रोथ थी, और आज आपने -7 जीडीपी की ग्रोथ में ले जाके भारत को फेंक दिया है। तो अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के आधार पर जब बीजेपी की सरकार चलेगी केंद्र में, आरएसएस के नेतृत्व में सरकार चलेगी, तो संप्रभु राष्ट्र कोलैप्स करेगा, आत्मनिर्भर राष्ट्र कोलैप्स करेगा। और यह इकोनॉमी बता रही है, सारी दुनिया का अनुभव है कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं वे कंज्यूमरिज्म से नफरत करते हैं। आरएसएस के लोग दुकान चलाते हैं कहने के लिए, कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं, लेकिन आरएसएस एज ए संगठन ने जो काम किया, उसने तो कंज्यूमरिज्म को एकदम, उसकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, चाइनीज मालों पर पाबंदी लगा के। फंडामेंटलिस्टों को सिनेमा पसंद नहीं है, तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आए दिन सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों पर हमले करते रहते हैं। तरह तरह से हमले हो रहे हैं, कहीं किसी सीरियल की शूटिंग के, कहीं किसी फिल्म की शूटिंग के बहाने, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, पूरे के पूरे फिल्म उद्योग को एकदम बदनाम करने में पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। अरे आप एक ऑर्डिनेंस निकालिए और कहिए कि भारत में फिल्म बनाना प्रतिबंधित है। भारत में सिर्फ राम नाम जपना एकमात्र काम है। 33 करोड़ देवताओं के देश में सिर्फ एक देवता, किसने कहा था ये? भगवान राम तो नहीं मानते थे कि एक ही देवता को मानो। भगवान राम ने एक देवता की पूजा नहीं की थी। तो फिर ये लोगों के जहन में ये बात क्यों उतारी जा रही है कि सिर्फ एक ही देवता को मानो? भारत की संवैधानिक सरकार का दायित्व बनता है कि वह विभिन्न धर्म की परंपराओं की, विभिन्न धर्म स्थानों की वह रक्षा करे, क्योंकि वह कमिटमेंट है संविधान का। अगर आप चाहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक भारत बने, तो अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को एक सिरे से रिजेक्ट कीजिए। हमने संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए संविधान में प्रतिज्ञा की थी। अभी हमारी
ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। चुनाव हुए हैं, सरकारें बनी हैं, सरकारें गई हैं, आई हैं, ये हमारा लक्ष्य है। हमने लोकतंत्र हासिल नहीं किया है पूरी तरह से, हमने धर्मनिरपेक्षता को अभी पूरी तरह से हासिल नहीं किया है। इसे हासिल करना है, ये लक्ष्य है। कुछ लोग ऐसे हैं कूड़ मगज लोग, वो ये मानते हैं कि संविधान में चूंकि लिख गया है इसलिए अब हमने लोकतंत्र हासिल कर लिया, हमने धर्मनिरपेक्षता को हासिल कर। जी नहीं, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुर्बानियां देनी होंगी। डेमोक्रेसी वोट नहीं है, डेमोक्रेसी सैक्रिफाइस से चलती और बनती और विकसित होती है। और अब डेमोक्रेसी पर जितने हमले हुए पिछले 7 साल में, अब डेमोक्रेसी बलिदान चाहती है और आंदोलन चाहती है। आपकी जो एफडी थी स्वाधीनता आंदोलन की, जिसके बलबूते पर आप डेमोक्रेसी चलाई, वो एफडी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो सरकार जो आई है वो सरकार उस एफडी को बेच के खा चुकी है। अब आपको नया लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक चेतना, लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा करना होगा। भारत को अखंड भारत की नहीं, भारत को संप्रभु भारत की जरूरत है और लोकतंत्र की जरूरत है। और लोकतंत्र को आप पीएम के जरिए, सद्भावना के जरिए अर्जित नहीं कर सकते। लोकतंत्र को सिर्फ स्ट्रगल के जरिए अर्जित कर सकते हैं, जन आंदोलन के जरिए अर्जित कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो जो उन्होंने मजदूरों के अधिकार, जो संविधान प्रदत्त अधिकार थे, जो उन्होंने और उनकी सरकार ने छीने हैं, पिछले 4 साल, अगले 4 साल के लिए सस्पेंड किए, जिनका रिन्यूअल अभी होना बाकी है। मैं मांग करता हूं कि इस संविधान दिवस पर वे अधिकार पुनः मजदूरों को लौटाए जाने चाहिए। मजदूरों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस हिंदुस्तान के निर्माण में। आरएसएस के लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। जो विशाल भारत दिखाई दे रहा है, नया भारत दिखाई दे रहा है, इस विशाल और नए भारत को के निर्माण में मजदूरों की कुर्बानियां लगी हुई हैं, मेहनत लगी हुई है, उनका पैसा लगा हुआ है। मजदूरों के आप संविधान पर लोकतंत्र की कसम खाएंगे और मजदूरों पर हमले बोलेंगे और आप चाहेंगे कि आपकी पूजा की जाए? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के साथ में हर स्तर पर, गांव-गांव में हर स्तर पर असहयोग करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग करना चाहिए। क्योंकि ये लोग संविधान के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को लगातार छीन रहे हैं और संविधान की जड़ों में मट्टा डाल रहे हैं। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान की जड़ों में मट्टा डालने वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप तय कर लीजिए, आपको भारत का संविधान संप्रभु राष्ट्र चाहिए या अखंड भारत चाहिए? और अखंड भारत अगर चाहिए तो जाइए, भूल जाइए बेरोजगारी को, भूल जाइए उस कंगाली को जो इस देश में अभी व्याप्त है। नरेंद्र मोदी के अखंड भारत और आरएसएस के अखंड भारत के कॉन्सेप्ट ने भारत को 80 करोड़ लोगों की कंगाली दी है। अभी 80 करोड़ से अधिक लोग कंगाली के कगार पर खड़े हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। इस 7 साल से जो अखंड भारत की प्रच्छन्न प्रैक्टिस चलती रही है, ये उसका दुष्परिणाम है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जन विरोधी कॉन्सेप्ट है। भारत जिस जमाने में अखंड हुआ करता था, उस जमाने में सबसे ज्यादा जुल्म हुए जनता पर, सबसे ज्यादा जुल्म हुए मेहनतकश लोगों पर। वो चाहे निचली जाति के लोग हों, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों, गरीबों पर सबसे ज्यादा जुल्म हुए हैं। भारत जो सब सोकॉल्ड अखंड था, उस जमाने में सबसे ज्यादा अकाल पड़े, किसानों के अधिकारों पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। कल्पना कीजिए आपको ठेल कर कहां ले जा रहे हैं वो अखंड भारत की आड़ में। मेरी आपसे अपील है कि अखंड भारत के पाखंड को तार तार किया जाना चाहिए, जगह जगह नंगा किया जाना चाहिए। पूछा जाना चाहिए
संविधान को मानते हो कि नहीं मानते हो? और मानते हो तो बताओ कि इसमें अखंड भारत की कल्पना कहां है? यह देश संविधान के आधार पर चलेगा और संविधान कहता है भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। मुझे एक संप्रभु राष्ट्र चाहिए, अखंड भारत नहीं चाहिए। मुझे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहिए, अखंड भारत नहीं चाहिए। मुझे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए, मुझे बहुलतावादी राष्ट्र चाहिए, लेकिन अखंड भारत नहीं चाहिए। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जिस जमाने में था, उस जमाने में लोग बहुलतावाद को नहीं मानते थे। दलितों के पास कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे, और वो जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। मजदूरों किसानों के पास में कोई अधिकार नहीं थे, वे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा थे। तो आप अखंड भारत की आड़ में हमें कहां ले जाना चाहते हैं? अधिकारहीन जीवन जीने के लिए भारतीय समाज को तैयार किया जा रहा है। पूछिए, जिस समय अखंड भारत था, उस समय भारत में दलितों के पास में कौन से अधिकार थे? स्त्रियों के पास में कौन से अधिकार थे? स्त्रियों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, दलितों के लिए स्कूल नहीं थे, स्त्रियों दलितों के लिए मंदिर नहीं थे, देवालय नहीं थे, रोजगार के अवसर नहीं थे। ये रोजगार के अवसर, ये विकास की तमाम संभावनाएं, विज्ञान की तमाम संभावनाएं अखंड भारत में नहीं थी। अखंड भारत सिर्फ कंगालों का देश था। तो अगर मुझे अखंड भारत के कॉन्सेप्ट से लड़ना है तो मुझे किससे लड़ना होगा? मुझे अपने संविधान के दृष्टिकोण को आधार बना के लड़ना होगा। मेरा संविधान चाहता है कि एक आत्मनिर्भर भारत बने, और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जरूरी है कि हम समानता के कॉन्सेप्ट पर जोर दें। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जिस जमाने में था, या भारत जिस जमाने में अखंड भारत था, उस जमाने में भारत जातियों में और वर्णों में विभाजित था। वर्ण और जाति और धर्म के विभाजन को भारत का संविधान अस्वीकार करता है, इसलिए मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए। मुझे संप्रभु, सेकुलर, लोकतांत्रिक भारत चाहिए। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।